वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया के में हम जो आज समझेंगे वो ये होगा कि द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912, ये दोनों एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं कि इंडिया में कोऑपरेटिव्स, फॉर्मल कोऑपरेटिव्स आने से पहले इंडिया में कोऑपरेटिव्स कल्चर मौजूद था। आंसर है यस। मैंने एग्जाम्पल्स दो कोट किए। एक तिवारी सिस्टम, ये जो विलेज फॉरेस्ट्स, यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट होते थे और विलेज फॉरेस्ट का केयर सारे विलेज के लोग करते थे, और जो वहाँ का बाई प्रोडक्ट जो होते थे वह उस फॉरेस्ट के, उससे सारे लोग म्यूचुअली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की दूसरी प्रैक्टिस लनास, इसमें सारे पीजेंट्स मिलके काम करते थे और बाई प्रोडक्ट्स एंड रिटर्न सारे म्यूचुअली शेयर करते थे। इसी तरीके से विलेज टैंक्स थी, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसी हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं हम टुवर्ड्स द एक्ट ऑफ 1904। अब इस एक्ट की बात जब हम करते हैं तो ये एक्ट तो रातों रात वजूद में तो नहीं आया होगा, इसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी, कोई बैकग्राउंड होगा। चले उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में आता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ के जो आर्टिसंस थे वो बेरोजगार हो जाते हैं, यानी अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये हमने कर चुके हैं इस चीज़ को हम अच्छे से। तो अभी हम शॉर्ट में देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयड होते हैं वो, और क्योंकि उनको मशीनरीज रिप्लेस करती हैं। और यही जो आर्टिसंस थे, यही जो वीवर्स थे, या यही जो सेकुलर लोग थे, इनने क्या किया, इनने साथ मिल के काम करने का एक अहद बना दिया कि हम साथ मिल के काम करते और जो अपने प्रोड्यूस होगा उसको मिल बांट के डिवाइड करते हैं। ठीक, और इसी थॉट ने जन्म दिया कोऑपरेटिव्स का, यानी कोऑपरेटिव थॉट यहीं से जन्म, कोऑपरेटिव्स का आगाज़ होता है। अब इंडिया में थोड़ी कंडीशन डिफरेंट थी। इंडिया में क्या था, इंडिया वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, और आज भी एग्रेरियन इकोनॉमी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रिडोमिनेंस है, ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ ही मुंसलिक है। अब क्या क्या मैं लेटर 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो मसला क्या था, यहाँ पे जो पीजेंट, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, किसान ये करते काम, ये उनका काम ये होता था कि वो अपने फसल, अपने ज़मीन में काम करते थे, और उनका प्रोड्यूस जो निकलता था उसको बेच के फिर अपने डे टू लाइफ के जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफ़िल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कभी ऐसा होता था, कभी कहत साली होती थी, मतलब कभी ड्रॉट्स होते थे, कभी हेल स्टॉर्म्स होते थे, कभी उनके जो उनका फाइनल प्रोडक्ट था उनके रेट्स मार्केट में अच्छी नहीं आती थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से किसान मजबूर था कि उनको अगर नेक्स्ट ईयर फिर से, या उनकी जो डे टू रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो वो क्रेडिट किन से लेते थे उनके, क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस तो थे ही नहीं। वो क्रेडिट लेने पे, मतलब पैसे उधार लेने पे मजबूर थे, और ये उधार किन से लेते थे, मनी लैंडर्स से। अब ये मनी लेंडर्स तो किसान को उधार देते थे, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट्स इनकी होती थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती थी, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स होती थी। इससे क्या होता था, किसान उन्हें फिर चुका नहीं पाता था, और जब उन्हें मतलब 1 साल 2 साल 3 साल किसान मतलब इंटरेस्ट रेट्स को नहीं चुका पाया या चुका सकता था, तो उससे क्या होता था, अल्टीमेटली जो किसान की लैंड थी वो उसे कन्फेस्केट, उनको लेते कौन थे, मनी लैंडर्स कब्जा करते थे उनकी ज़मीनों पे। और इस तरीके से किसानों में जो था डिसकंटेंट, ये गुस्सा बढ़ता बढ़ता गया, और अल्टीमेटली इसी जो ये डिस्कंट था इसने शेप ली रिवोल्ट में। फॉर एग्जांपल डेक्कन रिवोल्ट की बात करते हैं। अब क्योंकि ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश का कब्जा था तब, तो अब ब्रिटिश के क्योंकि पर्टिकुलर इनके इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए तो ये ठीक नहीं था कि यहाँ पर रिवोल्ट्स हो जाए। तो उनने क्या किया, उनने बोला कि इन रिवोल्ट्स को कंट्रोल करना है। अब उसी दौर में अगर आप देखें, फेमाइन्स का दौर भी आता है, बहुत सारे लोग मरते थे, और उससे भी मतलब जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसकंटेंट फील करते थे। अब क्या होता है, इस सारे सिनेरियो में ये होता था कि ब्रिटिश जो काम करती है वो फेमाइन कमीशन को बनाती है। और जो फेमाइन कमीशन कब, 1980 में। तो ये फेमाइन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देती है, तो उस रिपोर्ट में क्या कहती है ये फेमाइन कमीशन, ये कहती है कि जो रीजंस हैं वो ये थे कि डीप इंडेप्टेडनेस ऑफ फार्मर्स। क्यों डीप इंडेप्टेडनेस है फार्मर्स में, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू देम। क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसा नहीं था, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो इन किसानों को फाइनेंस यानी पैसे दे सके, कर्ज उधारी दे सके। ठीक, अब इस चीज़ की वजह से क्या है
किसान मनी लेंडर्स के पास जाते थे, क्योंकि मनी लेंडर्स उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे कर्जे देते थे, और इससे क्या होता है, डिसकंटेंटेड किसान फील करते, और इसी चीज़ ने रिवोल्ट्स को जन्म दिया। अब इस इन बैकड्रॉप ऑफ दीज डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट टेम्पोररी यानी तकावी लाज लाती है, यानी शॉर्ट टर्म लाज लाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट ऑफ 1879, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट ऑफ 1883, एग्रीकल्चर लोन एक्ट ऑफ 1884। हाँ, ये लॉज कुछ हद तक तो काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स तो इस लॉ से नहीं होती है कि जिससे ये मतलब डिसकंटेंट जो फार्मर्स में थी वो कम हो जाए। परमानेंट सोल्यूशन था ये। अब अगेन क्या होता है, 1901 में फिर से फेमाइन कमीशन को बिठाया जाता है, और फेमाइन कमीशन की रिपोर्ट जब आती है तो वो रिकमेंड करती है क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ को जो हमने पहले भी नोट्स की, कि रिकमेंडेड रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट म्यूचुअल क्रेडिट एसोसिएशंस। ठीक, तो यही जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो, म्यूचुअल क्रेडिट एसोसिएशंस हो, जो लोन दे सके इजी इंटरेस्ट रेट्स पे, किनको, ज़मीन किसानों को। अब होता क्या है, अब यहाँ पे जो, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स की, क्या ये फर्स्ट कमीशन थी जिसने बात की रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स की इंडिया में? नहीं, इससे पहले भी कुछ थॉट्स थे एग्रीकल्चर बैंक्स को लेके, एग्रीकल्चर मतलब फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को लेके। उनको थोड़ा देखते हैं, फिर हम एक्ट पे आते हैं। देखिए, द प्रपोजल ऑफ एग्रीकल्चर बैंक्स वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन 1858 और 1881। किन दो लोगों ने ये फॉरवर्ड किए थे प्रपोजल्स? एक तो विलियम वंडरबोर्न एंड इन कंसल्टेशन विद जस्टिस एम जी रनाडे। ये जो विलियम वंडरबोर्न थे ये भी डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो इनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनने भी बताया था कि मतलब हमने फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन डेवलप करने हैं, रूरल क्रेडिट बैंक्स हमने डेवलप करने, लेकिन इनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इन 1892 ये इंपॉर्टेंट है। अब 1892 में क्या होता है, मिस्टर फेडरिक निकोलसन, इनको एक काम दिया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ से। क्या काम होता है इनको, कि आप एनक्वायर करो कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर और लैंड बैंक्स एंड सब। इनको ये कहा जाता है कि आप देखो कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटियाँ, किस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लैंड बैंक्स या एग्रीकल्चरल बैंक स्टार्ट करें, यानी फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कैसे स्टार्ट करें मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी इनको ये काम देती है। अब इनकी रिपोर्ट जो आती है, उस रिपोर्ट का नाम होता है फाइंड, ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड रेफेसन। ये रेफेसन आप, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पहले वीडियोस देखेंगे, तो ये रेफेसन इज लिंक्ड टू द जर्मनी, जो एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज होता है जर्मनी में, उसके साथ लिंक है। तो ये गए भी, इनका जो काम है, इनको कहा भी गया कि जर्मनी की तरह यहाँ पे भी हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को मतलब कैसे बनाएं। तो ये जर्मनी, ये स्टडी करने के बाद फाइंड रेफेसन इनकी रिपोर्ट आती है, और ये भी यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी हमने क्रेडिट सोसाइटीज़ को जन्म या मतलब बनाना है, तभी जाके ये जो मसले होंगे ये हल होंगे। ठीक, जो फार्मर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर बैंक्स, ये भी अपने रिपोर्ट में, ये 2 वॉल्यूम्स में इनकी रिपोर्ट आती है, यही बात की, ये भी यही बात करते हैं कि किनकी एग्रीकल्चर बैंक्स की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली अब ये सारी डेवलपमेंट इन बैकड्रॉप ऑफ दीज ऑल डेवलपमेंट्स, एक एडवर्ड लॉ कमेटी आती है, उनको ये काम दिया जाता है कि इन सारे को आप एक लॉ की शक्ल में आप बनाएं, और वो जो लॉ जो बनाते हैं वही लॉ बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो एक्ट बनता है वो बनता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904। ठीक है, इस अब थोड़ा फैक्चुअल देखेंगे, इस एक्ट में क्या है, कब एनेक्ट होता है। ये एक्ट एनेक्ट होता है 25 मार्च 1904 को, और एक फैक्ट है कि कितने सेक्शंस हैं इस एक्ट में, दैट इज 29 सेक्शंस। और यही एक्ट जो है वो बुनियाद रखता है किसकी, मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया की। इज इट ओके? अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये एक्ट डिवाइड करता है सोसाइटीज़ को। दिस एक्ट क्लासिफाइज सोसाइटीज़ इनटू रूरल सोसाइटीज़ एंड अर्बन सोसाइटीज़। ओके, अब रूरल सोसाइटीज़ कौन है, जिनमें 4/5 लोग जो है मेंबर्स जिसके हो एग्रीकल्चरलिस्ट हो, और ये हाँ 4/5 मेंबर्स जो एग्रीकल्चरलिस्ट हो, और अर्बन सोसाइटीज़ वो हैं जिसमें 4/5 जो मेंबर्स हो उसके वो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हो। ठीक, वन मोर थिंग, ये एक्ट कहता है कि जो लायबिलिटीज़ होगी रूरल सोसाइटीज़ की वो लिमिटेड होगी।
अब लिमिटेड लायबिलिटीज़ मैंने बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ लिमिटेड लायबिलिटीज़ क्या होती है। सपोज करो हमने एक सोसाइटी बनाई है, इस सोसाइटी ने 1,000 रुपये का लोन लिया है और हम 10 बंदे इस सोसाइटी में हैं, यानी 100 रुपीज़ हमने हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आपने अब 1000 रुपीज़ ये चुकाना है हमें, तो मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है कि जितना मैंने शेयर किया है, यानी 100 रुपीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि मुझे 1000 रुपये खुद का नहीं देना है कि मतलब घर की प्रॉपर्टी बेच के मुझे 1000 रुपया देना है। मुझे लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि मुझे इतनी लायबिलिटी है जितना मैंने मतलब इसमें शेयर कंट्रीब्यूशन है मेरा, ठीक है, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। बाकी मैंने ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे प्रीवियस वीडियोज़ में। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। हाँ, और क्या बात करता है, लायबिलिटीज ऑफ रूरल सोसाइटीज वर लिमिटेड, ठीक, एंड अर्बन सोसाइटीज वर लिमिटेड और अनलिमिटेड, ये डिपेंड करेगा बाई लॉज पे, ठीक। अब इसके आगे क्या कहते हैं, रूरल सोसाइटीज वर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉपर्टीज बट अर्बन सोसाइटीज वर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर कैरिंग ओवर 1/4 ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। 1/4 एनुअल मतलब 25% आपको रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बाकी जो प्रॉफिट है वो शेयर कर सकते हो। लेकिन रूरल सोसाइटीज़ के लिए ये चीज़ तो थी नहीं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते अपने प्रॉफिट को, दे वर नॉट अलाउड। और यही चीज़ फिर इस लॉ का एक ड्रॉबैक जो थे इस लॉज के, वो ये भी था कि रूरल सोसाइटीज़ को जब आप उनको ये प्रॉफिट अर्न करने का हक ही नहीं देते, वो थोड़ा बहुत कुछ कमाएं वो हक ही नहीं देते हो, तो ये भी एक मसला बना, फिर इस ड्रॉबैक बना इस चीज़ का। और वन मोर थिंग, इस एक्ट में क्या हुआ, द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार वायर क्रिएटेड, जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अगर 1904 का एक्ट नहीं आया होगा तो फिर हम शायद आज प्रिपेयर भी नहीं करते होंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक। तो ये पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार कब क्रिएट होता है, 1904 में, ठीक। इज इट ओके? आगे देखते हैं। द एक्ट हैड प्रोविजंस टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार का काम क्या था, टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल सोसाइटीज़। एनुअल ऑडिट इन सोसाइटीज़ का करना, ये भी ड्यूटी थी रजिस्ट्रार की, ठीक। और इस एक्ट में अगर हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक्ट मोस्टली डील करता क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में ही, इसमें एक्सक्लूसिवली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही डील किया गया, ठीक। बाकी सोसाइटी, हालांकि 1-2 सोसाइटी नॉन क्रेडिट थी इसमें, लेकिन मैक्सिमम जो ये क्रेडिट बना था, ये एक्ट बना था, इट वॉज डिजाइनेड फॉर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें इन सोसाइटीज़ को क्या, जो भी क्रेडिट सोसाइटीज़ थी, इनको फ्री, एक तो फर्स्ट ऑफ देवर एग्जेम्प्टेड, इनको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, स्टैम्प ड्यूटी इनमें नहीं थी, इनकम टैक्स नहीं था देना था इन सोसाइटीज़ को। तो और इससे क्या था, इनको एनकरेज किया जाता था ये सब चीज़ें देने से, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या था इस लॉ का, लोन्स वर गिवन टू मेंबर्स ऑन पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब सोसाइटी पे नहीं, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी मेरी कोई, मतलब मुझे खुद कोई चीज़ गिरवी रख के मुझे लोन मिलते थे, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी या ऑर्नामेंट कोई कुछ चीज़ रख के मुझे लोन मिलता था, ये बात। आगे देखते हैं प्रोटेक्शन। इस एक्ट में ये बात भी कही गई कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर्स फॉर डेबिट्स ड्यू टू अदर्स वर आल्सो ग्रांटेड, जो हमने लिमिटेड लायबिलिटी की बात की, ठीक। अब इस एक्ट में ये एक्ट जो, इसमें एक फैक्ट है, ये एक्ट जो बेस था वो कौन सी, मतलब किस एक्ट से ये एक्ट इंस्पायर था, किससे, इंग्लिश फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1896। यानी मैंने जब एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि इंग्लिश फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये लिंक था, ये मतलब ये जो एक्ट डिज़ाइन किया गया था ये उसी तर्ज पे था, जिस तर्ज पे कौन सा, इंग्लिश फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो इस एक्ट के बारे में एक मशहूर बात जो डैनियल हैमिल्टन थे उन्होंने लिखी है, कोट किया है, इट वॉज अ वे फ्रॉम पुअर्टी टू प्लेंटी। कौन सा एक्ट, एक्ट ऑफ 1904, ठीक है। आगे देखते हैं इस एक्ट की लिमिटेशंस क्या थी। देयर इज नो मोर प्रोविजन इन द एक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अदर देन क्रेडिट। तो यही बात मैंने जो ऑलरेडी कह चुका हूँ कि क्रेडिट सोसाइटीज़ के बगैर इस एक्ट ने कोई और सोसाइटीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, ठीक। जैसे फिशरी सोसाइटी जो हमने देखी है अभी, जो बाकी सोसाइटीज़ थी उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई इस एक्ट में। और भी कुछ मतलब इसमें लिमिटेशंस थी, हमने एक यहाँ पे लिमिटेशंस को पोज करके आगे चलते हैं। अब द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912, इनके कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, ठीक। प्रोविजंस फॉर नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़, सबसे पहले इसमें जो बात कही गई, क्योंकि जो उस एक्ट में कमी थी वो इस एक्ट में मतलब ठीक करने की बात की गई। नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में भी इस एक्ट में बात हुई। पेव्ड वे फॉर अदर सोसाइटीज टू वर्क ऑन कोऑपरेटिव लाइन्स, ठीक है। बाकी सोसाइटीज़ भी आप कोऑपरेटिव लाइन में काम कर सकते हैं, उनको भी अब ये फ़ायदे मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे।
एम्पावरिंग द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार वहाँ पे जो रजिस्ट्रार बनाया गया था उनको एक लिमिटेड रोल था, लेकिन अब यहाँ पे 1912 में जो रजिस्ट्रार के पावर्स थे उसको बढ़ाया गया था। अब वो इंक्वायरी भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, इवन कि वाइंड अप द सोसाइटीज़, वो भी आप रजिस्ट्रार अगर उनको लगेगा तो वो वाइंड अप भी सोसाइटीज़ को कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें जो प्रोविजन था इस द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912, उसमें ये था द कंडीशन टू कैरी 25% ऑफ नेट प्रॉफिट एज रिजर्व फंड। ये वहाँ पे जैसे हमने देखा था कि अर्बन सोसाइटीज़ में था, लेकिन अब इनने कहा कि ये फुल्ली इनने ये किया, ठीक है, 25% आपको रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रॉफिट को जो आपको है उसको आप कैसे कर सकते हो, लेकिन 25% आपने इंश्योर करना है कि वो आपके रिजर्व फंड में रहना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोवाइड द परमिशन टू रिसीव डिपॉजिट एंड लोन्स फ्रॉम नॉन मेंबर्स। जो अभी मैं क्योंकि लास्ट में मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी इन दोनों एक्ट्स का करूँगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ पे सिर्फ आप मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट कर सकते, लेकिन द एक्ट ऑफ 1912 ने ये कहा कि नॉन मेंबर्स कैन टू कंट्रीब्यूट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, फोर्थ पॉइंट नंबर 5, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज क्लासिफाइड एज ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटीज। लिमिटेड लायबिलिटी किनको, सेंट्रल कोऑपरेटिव जो थी, और जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को। ठीक है, इस एक्ट ने क्लासिफाई, जैसे 1904 के एक्ट ने क्लासिफाई किया रूरल अर्बन में, इस एक्ट ने क्लासिफाई किया लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी में सोसाइटीज़ को। ठीक है, तो एक और फैक्ट जो मैंने यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स और कलेक्ट किए, इस एक्ट में कितने सेक्शन से टोटल 50 सेक्शंस। इज इट ओके? हाँ, लोकल गवर्नमेंट्स वर परमिटेड टू यूज देयर डिस्क्रिशन इन मेकिंग रूल्स एंड बाई लॉज ऑफ सोसाइटी। एक्ट ने ऊपर से बातें की है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और थोड़ा सा पावर किनको दिया था, लोकल गवर्नमेंट्स को, कि वो अपने हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बाई लॉज बना सकते हैं सोसाइटीज़ के लिए। ठीक, 8th पॉइंट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी एक नई बात कही गई इस एक्ट में। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर भी बन सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोसाइटी वॉज फिक्स 10। ठीक, 10 इंडिविजुअल्स, तो 10 इंडिविजुअल्स जिनने अटेन की होगी एज ऑफ 18। इज इट ओके? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कब आया? 1912 में। उसके बाद नो वन मेंबर, 10th पॉइंट, नो वन मेंबर कुड हैव मोर देन 20% ऑफ द टोटल शेयर। ठीक, ये बात भी आप याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें फैक्चुअल है, इनमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इजीली समझ आती होंगी। नो वन मेंबर कुड हैव मोर देन 20% ऑफ द टोटल शेयर इन द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैकलेगन कमेटी ऑन कोऑपरेशन 1914 में आती है, क्योंकि लेकिन हम कमिटीज़ अलग से करेंगे। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन आपको बताता हूँ। ये चीज़ सबसे मस्त है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 एंड द एक्ट ऑफ 1912, इनको हम कंपैरिजन में देखते हैं। फर्स्ट एक्ट ये कहता है, 1904 कहता है, इट क्लासिफाइड सोसाइटी इनटू रूरल एंड अर्बन। ठीक है, रूरल एंड अर्बन। और ये क्या कहता है? क्लासिफाइड सोसाइटीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, यानी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक, दूसरा पॉइंट, इट कन्फाइंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनटू प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज ओनली, यानी क्रेडिट सोसाइटीज, मैंने जो हमने बात की है सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में ही बात हो रही थी यहाँ पे कहते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल सोसाइटीज, यानी क्रेडिट सोसाइटीज के साथ साथ और सोसाइटीज भी, और सेंट्रल सोसाइटीज की बात भी यहाँ पे हो रही है। इट वॉज साइलेंट अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हालांकि अर्बन सोसाइटीज के बारे में इन्होंने क्या कहा था 1/4, लेकिन यूजुअली इट वॉज, दिस एक्ट वॉज वेरी मच साइलेंट अबाउट इट। लेकिन ये जो एक्ट था 1912 का, इट सजेस्टेड दैट 25% ऑफ नेट प्रॉफिट मस्ट बी कैरिड ओवर टू रिजर्व फंड ऑफ द सोसाइटी। तो 25%, ये एक्ट ने 25% ऑफ दिस रिजर्व फंड की बात भी की है। अब 4th पॉइंट, नो प्रोविजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अदर देन क्रेडिट सोसाइटीज। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में ही बात हो रही थी। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटीज वाज आल्सो देयर। ठीक, ये भी हम समझ चुके हैं। अब और एक बात, नो मेंबर कुड होल्ड शेयर्स वर्थ मोर देन 1000, क्योंकि जब हमने ये पॉइंट नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉस है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कि जो 1904 एक्ट था, वहाँ पे जो शेयर, मैक्सिमम शेयर 1000 रुपीज़ रखा गया था, लिमिट रखी गई थी। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये कहा गया कि 20%, लेकिन 1000 से ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने देखा 20% की लिमिट रखी गई थी, लेकिन 1000 से ज़्यादा हो सकता था। ठीक, अब हम देखेंगे
इंडिविजुअल सिक्स पॉइंट इज इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑर्गेनाइजिंग ए सोसाइटी 1904 में। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अनदर मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर सोसाइटी। ठीक, ये भी हमने एक डिफरेंस है इनमें। अब सेवन्थ पॉइंट, डिपॉजिट्स कैन बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स। लेकिन जब 1912 में क्या कहा गया, मेंबर्स के साथ साथ आप नॉन मेंबर्स से भी रिसीव कर सकते हो डिपॉजिट्स। अब एट्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, नो ऑडिट फी इज चार्ज्ड, क्योंकि वो हमने देखा था 1904 में इट वाज अ ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑडिट द सोसाइटीज़। लेकिन अब 1904 में क्या कहा गया, 1912 में ये कहा गया कि देयर इज़ ए प्रोविजन कि ड्यूटी फी आपसे, मतलब जो ये ऑडिट फी के लिए ये जो रजिस्ट्रार ही कैन चार्ज यू, सोसाइटी को वो चार्ज कर सकता है, ही शी कैन चार्ज फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है। इसके जब हम अगर हमें लगे कि इसमें कोई कमी है, तो हम जैसे अगर ये लेक्चर 6 हैं तो लेक्चर 6A हम लाएंगे फिर लास्ट में। लेकिन पहले हम मेन टॉपिक जो होंगे उनको कवर करके फिर हम पेरिफेरी टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।